गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का पहला अध्याय सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। पहले मनोहर श्याम जोशी के बारे में मैं आपको परिचय प्रदान कर दूं। इनका जन्म सन 1935 कुमाऊं में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक इनको कहा जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन विज्ञान विषय में की। दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। सन 1884 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए इन्होंने कथा पटकथा लेखन शुरू करने के बाद से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनके व्यंग्य संग्रहों में एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी का हिंद, इस देश का यारो क्या कहना, ये इनके व्यंग्य संग्रह हैं। बातों बातों में 21वीं सदी, ये इनके साक्षात्कार और लेख के संग्रह हैं। लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ये इनके संस्मरण संग्रह हैं। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इनके द्वारा लिखे गए टेलीविज़न धारावाहिक हैं। क्याप के लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित हुए हैं। इनका निधन सन 2006 में दिल्ली में हुआ। अब बात करते हैं प्रस्तुत रचना के बारे में जो इनके द्वारा लिखी गई है, सिल्वर वेडिंग। यह एक लंबी कहानी है। मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से बिल्कुल ये अलग दिखाई देती है, पर है नहीं। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्यों को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए। इट मीन्स जनरेशन गैप जो आ चुका है, उस जनरेशन गैप ने एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से दूर कर दिया है। एक पीढ़ी के मन में दूसरी पीढ़ी के प्रति जो संस्कार हैं, वह संस्कार नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कहानी में प्रकट किए गए दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य बन गए हैं। जैसे एक तो है जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद, मतलब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। तो दूसरा है सम हाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं, क्योंकि वो प्राचीनता को भी बनाए रखना चाहते हैं और आधुनिकता को भी स्वीकार करना चाहते हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं सम हाउ इम्प्रॉपर ये भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे, क्योंकि आधुनिकता के चकाचौंध में आज की पीढ़ी प्राचीन पीढ़ी से दूर होती जा रही है। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक मानकर सम हाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यशोधर बाबू, किशनदा आदि पात्रों का चयन किया गया है इस रचना के लिए, क्योंकि यशोधर बाबू अपनी प्राचीन परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं, आधुनिकताओं से दूर भी नहीं रहना चाहते, परंतु आधुनिकता को दकियानूसी भी मानते हैं, जो एक दूसरे में भेदभाव पैदा कर देती है। तो इस रचना को, क्योंकि उनकी पत्नी भी उनका सहयोग नहीं देती, ये परंपरावादी हैं और इनके संतानें और इनकी पत्नी आधुनिकता की चकाचौंध की ओर अग्रसर दिखाई देती हैं। तो किस तरह से एक पुत्र अपने पिता का अपमान करता है, एक पिता कैसे उस अपमान से आहत होता है, उस बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हम पाठ प्रारंभ करते हैं कि जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी अर्थात यशोधर बाबू
यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई। ये इनके ऑफिस का दृश्य चित्रित किया गया है। तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। क्यों? क्योंकि इनका ऐसा मानना है मैं तो टाइम रोज़ मिलाता हूँ तो मेरी घड़ी गलत नहीं हो सकती। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। मातहत अधीनस्थ कर्मचारी, मतलब जो अपने से नीचे के कर्मचारी होते हैं उन्हें कहा जाता है मातहत कर्मचारी, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की आदत इन्होंने कृष्णानंद अर्थात किशन दा पांडे से मिली। और इस परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। मतलब व्यंग्य भी हो गया उनकी कार्यशैली के ऊपर और मजाक की मजाक भी हो गई, क्योंकि ये परंपरा उनको किशन दास से प्राप्त हुई थी। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए। अब उनके ऑफिस में एक नई पीढ़ी का लड़का था जिसका नाम था चड्डा। चड्डा उनकी उम्र का, उनके अनुभव का या उनके पद का लिहाज न करते हुए उनका मजाक उड़ाता है। तो देखिए कैसे आधुनिक पीढ़ी और प्राचीन पीढ़ी के विचारों का तालमेल नहीं होना यहाँ पर दिखाई देता है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को क्या मालूम होते हैं, सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी से की और क्या कहा, एज यूजुअल बोला, बड़े भाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। चूनेदानी यहाँ पर किसको कहा है? यशोधर पंत ने जो घड़ी पहन रखी थी उसको चूनेदानी कह करके संबोधित किया है। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। तो चड्डा ने और कुछ धृष्ट होकर, मतलब बदतमीज होकर, पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशन दाई को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वो बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू, ये तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। मतलब वो उनकी उस घड़ी का मजाक उड़ा रहा है, साथ में उनकी परंपराओं को निभाने की बात का भी उपहास यहाँ पर किया गया है। तब यशोधर बाबू कहते हैं ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? इस तरह का नैले पर दैला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला क्या करता है, बतौर दाद अपना हाथ मारा करता है और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। अर्थात उसका पालन पोषण करने वाले कौन थे? किशनदा, जिन्होंने सबसे पहले यशोधर पंत को सहयोग प्रदान किया था। और पहाड़ से किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ पर रह जाते थे। और उनके घर में कैसी सुविधा थी? बिल्कुल मेस के जैसी सुविधा थी, मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी भी दिलवा दी और दफ्तरी जीवन में इनका मार्गदर्शन भी किया। इस प्रकार से
किशनदा का सहयोग इनको अपने जीवन में कदम कदम पर मिलता रहा। तब चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? बड़े बाऊ यानी बड़े बाऊजी, बड़ा मुझसे ऊंचे पद का। मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? तो यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया, क्योंकि वो इन चोचलों में, इन फालतू की बातों में विश्वास नहीं करते थे। वो जन्म दिवस या विवाह की वर्षगांठ मनाना पसंद नहीं करते थे। तो यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर के बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मतलब 1947 में इनकी शादी हुई थी। तो मेनन ने फ़ौरन हिसाब लगा लिया और चहककर बोला, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। मतलब जिस दिन उनसे ये पूछा गया उसी दिन उनकी विवाह की वर्षगांठ थी। तो वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है सर, शादी को पूरा 25 साल हो गया। अब यशोधर जी खुश भी हो रहे थे और झेंप भी रहे थे। क्यों? दिखावा नहीं करना चाहते थे। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। ये अदा भी उन्होंने किससे सीखी थी? किशनदास से सीखी थी। तब चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से एक बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। मतलब वो उनकी तरफ से नाश्ता करना चाहते थे। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। तो चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकली, यानी अर्थात हम कौन सा ज़्यादा खर्चा करवा रहे हैं। तब यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, डेट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों के कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, मतलब उसको फॉलो करना, उसको व्यवहार में लाना, डेट में सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि वो इन परंपराओं को नहीं मानते थे, वो मनाना नहीं चाहते थे, लेकिन सामने वाले का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बटुआ निकाला और बटुए में से 10 का नोट दे दिया। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिए और कहा कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। मतलब वो चड्ढा जो धृष्ट प्रवृत्ति का था, वो बड़े व्यक्ति का अदब सम्मान करना नहीं जानता था, उसने उनकी जेब से और पैसे निकलवा लिए। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं। भले उनका दैनिक खर्च क्या है, बिल्कुल नगण्य है, मतलब उनका कोई खर्चा नहीं है। और तो और बस टिकट का भी उनका कोई खर्च नहीं है। गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक और युवा हो चले और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। मतलब आप देखो, पहले साइकिल से आते थे और वास्तव में साइकिल परंपरा के साथ साथ शारीरिक रूप से स्वस्थता प्रदान करती है, परंतु इनके संतानें जो आधुनिकता की चकाचौंध में अंधी हो रही थी, आगे बढ़ रही थी, उन्हें क्या लगता है कि साइकिल पर चपरासी प्रवृत्ति की है, चपरासी की नौकरी करने वाले या नीचे लोग जाते हैं, इसलिए वो पिता को साइकिल से आने जाने में मना करते थे। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ही ले ले, लेकिन पिताजी को स्कूटर कैसा लगता था? समहाउ इम्प्रॉपर। स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती थी और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। उनका ऐसा मानना था कि जब जिस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका खर्चा हम नहीं निभा सकते। तब चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर आग्रह करने पर भी वो अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था कि ये इस तरह से मेरा उपहास कर रहे हैं, जबकि वो परंपरावादी थे। उपहास नहीं था, एक खुशी का मनोभाव वहाँ पर था कि सारा ऑफिस उनकी खुशी को मनाना चाहता था, परंतु वो उसमें सम्मिलित नहीं हुए। मातहत लोगों से चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है, और ये परंपरा उन्होंने किससे सीखी? किशनदा से सीखी। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पाष्टक में, मतलब हंसी मजाक में
वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति को अपना लिया, क्योंकि अब उम्र बढ़ती जा रही है तो धर्म ध्यान की ओर अपना मन आकर्षित करने लगे। लेकिन ये बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती है और कहते हैं उनके पत्नी और बच्चे कि बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। तो यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। मतलब किशनदा कहते थे कि सिद्धांतों का धनी होना चाहिए, तो ये अपने सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीना चाहते थे और सारे सिद्धांत किससे मिले थे इनको? किशनदा से ही मिले थे। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद करके लाते हैं। मतलब एक के बाद एक काम करते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। इस तरह से उनका समय व्यर्थ होता रहता है। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी KDIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा लगता है, क्योंकि वो परंपराओं को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए कहते हैं कि ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं है कि वो लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट पे डहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। मतलब वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो अपने सामने ही वहाँ पर जो सब कुछ बदलाव आ रहा था उस बदलाव को देखना चाहते थे। उन्हें एंड्रीसगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट को छोड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आएगा तब उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करा लिया। कि पत्नी के पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कह करके मुस्कुरा दिया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने जहाँ पर वो रहते आए थे, जहाँ से उनका लगाव हो चुका था, उसको छोड़कर जाना उचित नहीं समझा। सच तो ये है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। क्यों? क्योंकि वह आधुनिकता की ओर अग्रसर हैं और ये प्राचीनता को बचाए रखने की ओर अग्रसर हैं, और इसी वजह से वो घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी को समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लड़के की योग्यता पर भरोसा नहीं था। इसलिए उसे जो नौकरी मिली वो उनको समझ में नहीं आई कि इस साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कैसे प्राप्त हो गई। बाकी बाद में। धन्यवाद।